अस्सलाम वालेकुम। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी 110 का। ये क्वेश्चन जी हम पढ़ना शुरू कर चुके थे, किसी ने ट्राई किया हो ब्रेक में? आसपास में देखें, अपना अपना बताएं। किसी ने नहीं किया? अच्छा जी, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमने एंट्रीज करनी थी डेट वाइज। अब इस सवाल की सिचुएशन क्या है पहले पार्ट की? इस पहले पार्ट को अगर हम डेट वाइज इसमें चीज़ें निकालें तो 1 अगस्त को हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी नहीं करना क्योंकि कोई एडवांस वगैरह तो इस दिन आ नहीं रहा, लेकिन अगले 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो कह रहा है कि अगर 5,000 से ज़्यादा चीज़ें आपने ख़रीदी तो आपको हम डिस्काउंट देंगे। कमाल है। कोई एग्जांपल इसकी रिट्रोस्पेक्टिवली, चलो इसी में ही कर लेते हैं। वैसे बाय द वे एक मिसाल सी बनाते हैं कि हमने एक बंदे को चीज़ें बेची 100 रुपये की उधार पे। हमने उसे कहा अगर तुम दोबारा आते हो, यानी कि तुमने टोटल 150 रुपये की अगर चीज़ें खरीदी तो हमने तुम्हें टोटल पिछले पे भी 10 छोड़ने और इस पर भी 5, यानी 10% हमने तुम्हें डिस्काउंट देना है। अब वो बंदा आ गया और आके उसने हमसे मज़ीद 50 रुपये की चीज़ें खरीद ली, तो 50 वाली चीज़ों के ऊपर भी हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। और जो पहले थी, मैं अलग अलग कर देता हूँ, 50 रुपये की चीज़ें उसने और ख़रीद ली, उधार पे खरीदी, उधार पे, डेटर डेबिट। जब भी ये सूरत हाल हो तो आप क्या करो, आप कहो जी इसको तो हमने 45 रुपये पर बेचना है, और पिछली सेल को भी चेक करो, उसको भी हमने 100 पे रिकॉर्ड किया हुआ था, उसको रिवर्स कर दें। और रिवर्स करने के लिए आप सेल्स को डेबिट कर दें। 2 सूरतें होती हैं, चाहे तो कैश क्रेडिट कर दें, पेमेंट कर दें। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली हम क्या करते हैं रिसीवेबल को ही क्रेडिट कर देते हैं, यानी जो उससे लेना है उसको कम कर देते हैं। तो इसको कहते हैं जी रिट्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट का अलाउ कर देना। 10 रुपये हमने इस पर भी छोड़ दिए। अब ये वाली सेल भी 90 पे आ गई, उसको 10 रुपये हमने छोड़ दिए, ठीक है। और ये तो हमने रिकॉर्ड ही इस दिन किस पर की है, 45 रुपये के डिस्काउंट पर, ठीक है जी, सही है ना। अब जब रिसीव होंगे तो हमें 90 और 45 टोटल ये रिसीव हो जाएंगे। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली। ये हमने मिसाल के तौर पे जनवरी में सेल की, उसे कहा था कि तुम अगर 150 तक की चीज़ें खरीदोगे तो तुम्हें हम रिट्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन उस वक्त जब की थी सेल, उम्मीद की बुनियाद पर, उम्मीद ये थी कि वो नहीं आएगा, तो पूरे 100 की सेल बुक कर ली थी, ठीक है। तो जब वो आ गया तो सेल रिवर्स कर दी। और दूसरी सूरत होगी कि हमें पता होगा कि इसने आ जाना है, तो फिर हम सेल ही 90 की बुक करेंगे ताकि ये वाली एंट्री ना करनी पड़े। सवाल के अंदर जाके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बात क्या हुई जी? अल्फा को हमने कहा कि अगर आपने 5,000 से ज़्यादा यूनिट्स खरीदे ड्यूरिंग द 6 महीने पीरियड, द प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 215। जबकि वैसे कॉन्ट्रैक्ट किस पे हुआ है, हम 250 का एक यूनिट बेचेंगे, लेकिन अगर आपने 5,000 से ज़्यादा यूनिट्स खरीदे तो हम सारे जो पहले खरीदे थे वो भी, यानी जिस दिन आप इस लेवल पे पहुंच गए कि आपने हमसे 5,000 की चीज़ें खरीद ली हैं, तो हम सारे यूनिट्स के, अगर थोड़े थोड़े करके खरीद रहे हो, सब के ऊपर आपको रिट्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब टीज सेलर है, ऐसा ही है ना। टी का अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, यानी कि डेटर कब अराइज होता है, रिसीवेबल इसको कहते हैं, कब अराइज होता है रिसीवेबल ही लिख देते हैं, स्टैंडर्ड में जो ये अल्फाज लिखे हुए थे। रिसीवेबल कब बनता है, वो कहता है जी कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बाय अल्फा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। पहले ऑर्डर के लिए जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर लेगा, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगा लेगा अपने पहले ऑर्डर पर, तो उसके बाद सेलर का जो है वो अनकंडीशनल राइट इस्टेब्लिश होगा। और वो कहता है यूजुअली वो 1 हफ्ता लेता है इस काम में, ठीक है। द प्रोसीजर वुड टेक यूजुअली अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, ठीक हो गया। और कहता है जी टी का अनकंडीशनल राइट जो है पहले ऑर्डर के केस में तो रिसीट के 10 दिन बाद है, लेकिन उसके बाद फिर हम चीज़ों के आने का भी इंतजार नहीं करेंगे। जब एक बार वो हमारे म्यार पे पूरा उतर गया तो जिस दिन हमने ऑर्डर प्लेस करना है उसी दिन से अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्ट के अंदर टी कंक्लूड कर रहा है कि अल्फा कोई नहीं आएगा 5,000 यूनिट्स खरीदने, ठीक है। और जब
ये काम स्टार्ट में है, ठीक है, पहले साल के अंदर तो उसको शुबा नहीं ना है, मतलब उसको उम्मीद है कि ये नहीं आएगा, तो सेल 250 बुक कर रहा होगा। लेकिन अब कुछ की डेट्स हैं जिनको लिख लेना चाहिए इस पहले पार्ट के लिए। जी, सबसे पहली चीज़, सबसे फर्स्ट डिलीवरी 10 अगस्त को हो रही है, ऐसा ही है, और नहीं, ऑर्डर हो रहा है 10 अगस्त को, और पहली क्या डिलीवरी डेट आ रही है। अच्छा, अब हमने 28 अगस्त को देखा कि चीज़ें डिलीवर हो गई। अब सेलर 28 अगस्त को रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर देगा, वजह कंट्रोल जो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उसने बीच में एक क्लॉज रखी थी कि 28 अगस्त के बाद लेट्स से 7 दिन, 4 सितंबर, अब डेट्स के अंदर इसमें ना उलझना, 4 कोई कहेगा, कोई 3 कहेगा, कोई दिन रात पता नहीं क्या, छोड़ो बस, ठीक है, 7 दिन आगे अब अंदाजे से चले गए हो ना, तो 4-5 तारीख जो भी लिख दिया वो ठीक है, गिनती लोगों की मुख्तलिफ हो जाती है यहाँ पे आके, उससे गलती नहीं होगी, ठीक है ना। आपको नहीं सर उन्होंने डेट वाइज कहा था, ओ भाई 7 दिन आपने गिन के 4 बना लिए, किसी ने 3 या 5 बना लिए अगर तेज़ी में, तो कोई मसला नहीं है, आगे तो चले गए हो ना आप, ठीक है। अब 4 सितंबर मेरे हिसाब से 7 दिन हो गए, कोई ये कह सकता है ना 7वां दिन पीछे पूरा हो गया होना है सर, वो कर लें, इस बहस में नहीं पड़ना, ठीक है। 4 सितंबर को रिसीवेबल बुक करेगा, सेलर रिसीवेबल बुक करेगा इस दिन, 28 को नहीं कर सकता, तो 28 से लेके 4 तक क्या होगा फिर, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, यही तो पढ़ा था हमने पिछली क्लास में ए पार्ट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इसका कैश कब आ रहा है, इसका कैश कब आ रहा है, पेमेंट इसकी रिसीव हो रही है 12 सितंबर को, सारे ऊपर ऐसे लिखते थे, इस कैश को पहले लिख दिया, 12 सितंबर को कैश आ गया। अब ये 3 एंट्रीज होनी, पहली एंट्री डिलीवरी के वक्त क्योंकि सेल बुक करनी है, दूसरी एंट्री रिसीट के वक्त क्योंकि उसने रिसीवेबल बुक करना है, तीसरी एंट्री जब पैसे आने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑर्डर इसका जो है वो 25 दिसंबर 2018 को आएगा, लेकिन उसने क्या उसूल बताया था, अगली दफ़ा तो 25 दिसंबर को ही, तो 25 दिसंबर को ये दूसरा ऑर्डर है, ये ऑर्डर 1 था, फर्स्ट ऑर्डर, और सेकंड ऑर्डर के बारे में क्या उसूल है जी, सेकंड ऑर्डर के बारे में रिसीवेबल बुक करेगा वो जिस दिन ऑर्डर देगा, और वो ऑर्डर दिया है 25 दिसंबर को बेटा, यही तो कहा जा रहा है, रिसीवेबल बुक करेगा। अब ये एक अजीब सी सिचुएशन बनेगी, यही तो दिखानी है इस सवाल में, ठीक है जी, इसके लिए मैंने पार्ट बी में आपको बुलाया, वरना क्यों बुलाता। बोलो जी, किस दिन ऑर्डर प्लेस करेगा, 25 दिसंबर को रिसीवेबल बुक कर लेगा। हाँ देखते हैं अभी देखते हैं क्या होगा, लेकिन मैं डेट तो लिख लूँ, ठीक है। रिसीवेबल बुक किस दिन होता है, जिस दिन अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश हो जाए। उसने क्या लिखा है, जिस दिन ऑर्डर प्लेस करूंगा तुम्हारा अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश हो जाएगा। मुझे रिसीवेबल तो बुक करने दो, क्रेडिट क्या करना है वो तो बाद में देखेंगे, वो तो एक अगली मुसीबत है, सिर्फ यहीं पर ही है। किस दिन जी, 25 दिसंबर को ऑर्डर के दिन, पहली एंट्री ये होगी। अब ये एंट्री कैसे बनेगी देखते हैं। उसके बाद गुड्स डिलीवर होंगी 15 जनवरी को, तो डिलीवरी हो रही है जी, यानी सेल बुक करनी है हमने किस दिन, जिस दिन सेल बुक करेंगे वो किस दिन है। अब ये मुसीबत बीच में आ रही है, रिसीवेबल पहले बुक हो रहा है, गुड्स बाद में, हाँ जी लायबिलिटी हो जाएगी, लेकिन मैंने एंट्री से बताना था, आप लोगों ने पहले ही पकड़ लिया। नेक्स्ट, उसके बाद इसकी पेमेंट आएगी 10 जनवरी को, कैश आ जाएगा। हाँ 10 जनवरी को, वाह, चीज़ें डिलीवर होने से भी पहले, क्योंकि वो कहानी खत्म कर दी उसने, कहा जब एक बार आप हमारे म्यार पे उतर गए तो बस। इसका मतलब यहाँ पर दूसरी एंट्री ये होगी, तीसरी एंट्री ये होगी, डेट वाइज उसने कहा है ना ध्यान रखना है, और यहाँ तो डेट मैंने सीधी लिख दी, 28 अगस्त को चीज़ें डिलीवर होंगी, पता नहीं इस दिन क्या एंट्री करेगा, देखते हैं। फिर रिसीवेबल बुक करेगा और फिर पैसे रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये पहला ऑर्डर, इसकी हम एंट्रीज कर लेते हैं। अगर डेट्स पड़ गई तो अब बचता ही कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले 28 अगस्त को रिसीवेबल की, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट की एंट्री कर लोगे। देखो ये जो सेलर है ना, सेलर, इसने 28 अगस्त को गुड्स डिलीवर कर दी, कितनी, 3000 यूनिट्स। कितने जी, 3000 यूनिट्स। हमें उम्मीद है ये 5000 तक नहीं जाता, इसलिए हमने ईयर एंड 31 दिसंबर 2018 वाले ईयर एंड में
जो ये पहली एंट्री करनी है 28 अगस्त को, ये एंट्री रेवेन्यू की बुक करनी है 250 के हिसाब से, लेकिन चूंकि अभी अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश नहीं हुआ है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, ईयर एंड 31 दिसंबर 2018 पे पहली एंट्री हो रही है जी। किस दिन? कॉन्ट्रैक्ट दिन पे तो, कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन पे तो कुछ नहीं होना, 28 अगस्त 2018 पर जी। क्या हुआ है? डिलीवर हुई हैं गुड्स और डिलीवर करने वाले ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। ठीक है, लेकिन अभी उसने कहा है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेंगे हम। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम रिसीवल तो बुक नहीं कर सकते। अच्छा यूँ ना किया करो, बल्कि यूँ किया करो, तरतीब ये रखोगे ज़्यादा इजी रहेगा। मैंने डेबिट छोड़ दिया, चीज़ें डिलीवर हो गई तो रेवेन्यू बुक करें। चीज़ें डिलीवर हो गई तो इस तरह ज़्यादा इजी है समझना। ठीक है, रेवेन्यू बुक करें। कितनी चीज़ें डिलीवर की हैं? 3000 और हर एक 215 क्या यूनिट? 250। लो जी 250, 1000 में कर रहे हैं काम। अच्छा 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 सॉरी, ये डिस्काउंट वाला था। ओके डन, 250 जी। 7,50,000 1000 में कर लें जी, भाई कह रहे हैं। लें जी, उन्होंने सहूलत कर दी हमारे लिए, 7,50,000 जी। बच्चों अब क्योंकि चीज़ें डिलीवर कर दी हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है, ऑब्लिगेशन जो सेटिस्फाई कर दी। लेकिन जैसे ही उसको पैसे तो आए नहीं थे, रिसीवेबल बुक करना चाहा सेलर ने, एक कॉन्ट्रैक्ट में शिक लिखी हुई थी कि तुम्हारा अनकंडीशनल राइट मेरे क्वालिटी कंट्रोल चेक के बाद होगा एस्टेब्लिश, और मुझे इस दिन से, जिस दिन चीज़ें डिलीवर हुई हैं, इस दिन से 7 दिन तक चेक करने में चीज़ें लगेंगी। इतनी तफसील से मैं चेक करूँगा और उसके बाद फिर मैंने तुम्हें ऑर्डर डेट से कह दिया कि तुम आप रिसीवेबल बुक कर लेना। ठीक है, इसका मतलब फिलहाल मेरा ये राइट टू रिसीव अनकंडीशनल नहीं है, इसलिए मैं फिलहाल इसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहूँगा। कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है जी। अब एक हफ्ता गुजरा और सवाल ने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि उन्होंने रिजेक्ट की है, तो इसका मतलब 7 दिन गुजर गए और 4 सितंबर 2018 पर अनकंडीशनल राइट बन गया, कंडीशन खत्म हो गई। ठीक है, तो आप रिक्लासिफाई करके इसको रिसीवेबल बना लें, रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट 750 जी। समझ में आती है बात? ठीक हो गया। अभी पहला ऑर्डर चल रहा है और पहले ऑर्डर के, अच्छा इसी साल के अंदर कैश भी आ गया माशाल्लाह। तो किस दिन आया जी? 12 सितंबर को। 12 सितंबर 2018 पर कैश आ गया, तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट जी 750। ठीक है बच्चों, समझ आती है बात? अच्छी बात है अगर समझ आती। अब ये ऑर्डर और ये साल भी खत्म हो गया। अगला ऑर्डर इसी साल में आ रहा है या अगले साल में चला गया? इसी साल में। ओह माय गॉड। अब जी 25 दिसंबर को अगला ऑर्डर प्लेस किया जाता है और ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको कि सब्सीक्वेंट ऑर्डर्स के अंदर, सब्सीक्वेंट ऑर्डर्स में जिस दिन ऑर्डर प्लेस करेगा अल्फ़ा, उसी दिन टीई का अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो जाएगा। ऑर्डर किस दिन आया है? ऑर्डर किस दिन आया है? 25 दिसंबर को। तो हमने 25 दिसंबर को, अच्छा अब ये ऑर्डर वाइज भी चल सकते हैं हम, ईयर वाइज भी चल सकते हैं, डेट्स बस ऑर्डर को फिलहाल देखते हैं जितनी जगह बनती है जी। 25 दिसंबर 2018 को गुड्स डिलीवर नहीं की, ऑर्डर आया है, लेकिन ऑर्डर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? जिस दिन ऑर्डर हम देंगे तुम्हारा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया, तुम रिसीवेबल बुक कर सकते हो। कहा जी ठीक है, रिसीवेबल बुक कर लिया। रिसीवेबल बुक हो गया। कितने से? ये तो बाद में देखते हैं, ये तो बाद में देखते हैं।
ये तो बाद में देखते हैं। पहली बात, इस दिन खड़े होकर सेल बुक कर लें, क्यों? गुड्स ही डिलीवर नहीं हुई। अब मसला क्या हो गया है? मसला ये हो गया है कि डेबिट तो करना है, क्रेडिट करने के लिए सेल नहीं है। यूँ समझ लें, आसानी के समझा रहा हूँ कि शायद उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से किया कि भाई जिस दिन मैं ऑर्डर दे दूंगा बस फिर उसके बाद तुम्हारी मजबूरी है, तुमने इसको डिलीवर करना ही करना है। अपना रिसीवेबल अनकंडीशनल राइट है तुम्हारा, तुम बुक कर लेना, पकड़ लेना वरना मुझे। यही बात होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट की तो बात यही है, बाइंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब अभी गुड्स तो डिलीवर हुई नहीं है, तो अब मजबूरी के अंदर हाँ लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर आ गई है। लेकिन ये स्टैंडर्ड ने आगे देखो ये फनकारी भी लगाई, कैश अभी नहीं आया। आज से पहले हमने ये देखा था, आज से पहले कभी ये नहीं देखा था कि रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, इसीलिए तो उसने रिसीवेबल के साथ इसको जोड़ा ही नहीं हुआ। ये बात ही कहाँ पे आई है? कॉन्ट्रैक्ट एसेट की बात, जो कंडीशनल राइट टू रिसीव था वो एस्टेब्लिश हुआ तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर लिया। लेकिन अभी चूंकि गुड्स डिलीवर नहीं हुई, हो जाती तो अच्छा होता, हमारी क्लास वाली पहली एग्जाम्पल की तरह होता, दूसरी एग्जाम्पल की तरह, पर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमने रिकॉर्डिंग तो करनी थी। अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को बुक करने की बारी आई तो अगली मुसीबत आ गई। सेकंड ऑर्डर है बच्चों, सेकंड ऑर्डर है, और सेकंड ऑर्डर है 4000 यूनिट्स का। अब जब 4000 यूनिट्स का सेकंड ऑर्डर आया है तो हमने उसको क्या कहा था कि अगर तुमने मोर देन 5000 यूनिट्स खरीदे ड्यूरिंग द पीरियड तो प्राइस को रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस करके 215 करेंगे। इसका मतलब ये वाला रिसीवेबल तो बुक होगा पहले ही, किस पर? कितने यूनिट्स? 4000 यूनिट्स का ऑर्डर है, और अब चूंकि वो 5000 क्रॉस कर गया है इसलिए प्राइस क्या लगेगी? 215। क्या आता है आंसर? 860। और ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर है। लेकिन जब भी ये रिट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट वाला केस आए ना, तो जिस दिन वो क्वालिफाई कर गया रिट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट के लिए, तो अपनी पिछली सेल को अब नजर डाल के देख लेना। पिछली सेल को देखते हैं तो पिछली सेल क्या कह रही है? पिछली सेल कह रही है कि मैं ज़्यादा पर रिकॉर्ड हुई हूँ, मैं ज़्यादा पर रिकॉर्डेड हूँ। कितने से ज़्यादा पर? 35 रुपये से ज़्यादा, ठीक है। तो इस 35 रुपये के रेवेन्यू को जो आपने ज़्यादा बुक किया है, आज इसको डिस्काउंट अलाउड नहीं, इसी रेवेन्यू को ही डेबिट कर देना है। यानी हम इसी दिन 25 दिसंबर को जैसे ही ऑर्डर रिसीव होगा ना, फौरन ही हम पिछली सेल को देखेंगे, क्योंकि ऑर्डर रिसीव, अगर तो ये ऑर्डर रिसीव हुआ होता 1000 यूनिट्स का, पिछली सेल को देखते 3000, इधर एक कुछ नहीं, फिर 250 पे ही बुक करते। लेकिन ऑर्डर जो है वो 5000 को क्रॉस कर गया। अब वादे के मुताबिक उसको रिट्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट देना है, तो पिछली सेल को देखा तो वो कितने में बुक्ड थी? 250 पर, और हमें कितने बुक करनी चाहिए थी? उस वक्त तो 250 ही करनी चाहिए थी, लेकिन अब उसको पिछलों पे भी डिस्काउंट देना है, तो इसका मतलब पिछला रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्डेड था, उसको 35 रुपए से रिवर्स कर दे, ठीक है। तो रेवेन्यू डेबिट कर देंगे हम और रिसीवेबल भी हो सकता है। पहली बात, रेवेन्यू डेबिट कर दिया, कितने से? पहले तो ये डिसाइड कर लेना, 3000 यूनिट्स जो बेचे थे ना 250 के हिसाब से, उनमें 35 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड किया होता, तो उसको आप डेबिट कर लो 105। अब अगली बात, क्या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट कर लें? एक मिनट, वही मैम, एक मिनट, तरतीब से चलते हैं ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट करें? हमारे तो हिसाब से कोई लायबिलिटी नहीं बनी। हाँ लायबिलिटी ज़रूर है, लेकिन वो लायबिलिटी टू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट क्या है? टू रिफंड। कुछ बच्चे कहेंगे ये भी बना सकते हैं, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को आप डेबिट करके रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट कर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कौन सी वाली? रिफंड लायबिलिटी। कुछ बच्चे कह सकते हैं ना कि हम तो ये बात कर रहे हैं, ये रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट करें। ठीक है यार, कर लेते हैं, आपकी बात ही मान लेते हैं, लेकिन एक और ऑप्शन देता हूँ, कैश क्रेडिट कर लेते हैं। बल्कि यूं तरतीब चलाएं, सबसे पहले कैश पे कर दे ऐसे। मैंने अभी सही वाली एंट्री तो करनी है ना, वो तो यहाँ पे रखनी जगह उसके लिए छोड़ी हुई। रेवेन्यू डेबिट कैश क्रेडिट कर दे, क्यों ना करें? क्यों ना करें? सवाल में कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ कि हमने उसको कैश वापस किया है, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है ना बात।
कैश हम तब तक नहीं ले सकते जब तक सवाल ये ना कह दे कि हमने रिफंड कर दिया। अब अगली बारी आई, दूसरा ऑप्शन, हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट कर दें, कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन क्या है, हमने जो उससे पैसे लेने हैं, हमने जो उससे पैसे लेने हैं, ये तो आ गए थे, ये जो पैसे अब इस सेल की वजह से बने हैं, ये जो लेने हैं, ये जब लेने लगेंगे तो उसको एडजस्टमेंट दे देंगे। तो दोनों तरह से आई कैप ने तो यहाँ पर लिख दिया था अपने सॉल्यूशन के अंदर, रिसीवेबल स्लैश कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है, रिसीवेबल स्लैश लायबिलिटी, ओके। लेकिन हम बेहतर वाला क्या कर लेते हैं, ऐसे ही रख लेंगे, हम रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं, कितने से जी, यानी हम ये कह रहे हैं उसको कि अब भाई जब तुम पैसे देने आओगे तो 860 में से 105 माइनस करके हमें दे देना, ठीक है, ये बात समझ आती है। उसके बाद ये पैसे कब आए, हमारा साल ख़त्म हो गया, ये पैसे उसके बाद आए हैं। चलो ऑर्डर वाइज चल लेते हैं, अब फिर इतनी जगह तो है नहीं, आगे तो ख़त्म हो गया ना मामला, ठीक है, ऑर्डर वाइज चल लेते हैं। अब इसी ऑर्डर को आगे बढ़ाओ, ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 आता है, ठीक है जी, ईयर एंड 2019 के अंदर हमें 10 जनवरी 19 को पैसे रिसीव हो जाते हैं। तो पैसे रिसीव करने जब हम जाएंगे तो हमने चूँकि रिट्रोस्पेक्टिवली उसको किधर गया वो ये रिट्रोस्पेक्टिवली उसको हमने ये डिस्काउंट दिया था, तो वो अब घर से 860 लेकर ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 में 10 जनवरी 19, ऐसा ही है, 10 जनवरी 19 को कैश रिसीव होगा। वो जब कैश लेकर आएगा तो वो घर से 860 लेके ही नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि मैंने जो ऑफर डिस्काउंट था उसे अवेल कर लिया है। अब पिछले 3000 यूनिट्स का 105 रुपये का डिस्काउंट मैंने उससे आज जाकर लेना है, ठीक है। तो मैं आज जाकर ये 105 माइनस करके उसको पकड़ाऊंगा, कितने, 755 रुपये, और ये कैश डेबिट, और उसके बाद रिसीवेबल क्रेडिट करोगे 755 से। ज़रा चेक करो, इतना ही हो चुका हुआ है, ये देखो 860 का रिसीवेबल था, 105 से क्रेडिट होकर 755 ही रह गया था, तो वो 755 उससे हमने रिसीव कर लिया, ठीक है जी, तो सही है। ये हमारा पहला ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जी क्या इसी का ही है, हाँ 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 हाँ, 15 जनवरी की एंट्री आने दें, अभी आने दें, 25 दिसंबर को हो गया 10, ओहो, अगर ये 10 को डिलीवरी नहीं हुई है तो फिर ये क्या है, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। आई एम सॉरी, अगर डिलीवर नहीं हुई गुड्स तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स मतलब हम पे पड़ गई है, तो ये लायबिलिटी। और हाँ, उसके बाद फिर 15 जनवरी को, मैंने ऊपरली डेट ही नहीं देखी, ये हुआ ना पहला ऑर्डर 28 को, इधर से देखो पहला ऑर्डर, पहली एंट्री 28 को डिलीवर हुई गुड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, लेकिन चूंकि अनकंडीशनल नहीं था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कंडीशन पूरी हो गई, रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट एसेट खत्म, रिक्लासीफाई कर दिया, फिर पैसे आ गए, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। अगला ऑर्डर 25 दिसंबर को जैसे ही आया, हमने कहा हो आज ही अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया, तो रिसीवेबल तो बुक कर लो। हमने रिसीवेबल बुक किया जाकर 25 दिसंबर को, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स ये एस्टेब्लिश किया हमने, ऐसा ही है। एक मिनट वही मैं तरतीब से चलाऊंगा, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ। अब रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, क्यों, क्योंकि हमारा एस्टेब्लिश तो हो गया है राइट, लेकिन अभी हमने गुड्स डिलीवर नहीं की, ठीक है। साथ ही हमने पिछले वाले की सेल को भी एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब कैश आ गया, तरतीब है, हाँ हाँ ठहर जाओ ना, ये 25 को हमने रिसीवेबल बुक कर लिया, वही कह रहा हूँ, अब उधर ही आ रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऊपर नीचे कर दिया था ना, तरतीब में इस तरह से लिखता तो सही रहता जैसे तरतीब थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 2 3 कर दिया, मैं इसको देख के चल पड़ा था, ठीक है। अब जी गुड्स डिलीवर नहीं हुई हैं, कैश आया है, तो कैश तो डेबिट हो गया,
कैश डेबिट हो गया 10 जनवरी को। अब जाहिर सी बात है जो रिसीवेबल था वो रिसीव कर लिया है ना आपने, ठीक है। रिसीवेबल इस ऑर्डर का बना था, अनकंडीशनल था, वो रिसीव हो गया, तो बिल्कुल सही लिखा था। गुड्स डिलीवर नहीं हुई लेकिन रिसीवेबल ही बुक होना है। असल में वो डेट ऊपर नीचे थी, आप लोगों ने मुझे धोखा दे दिया मैंने यूं देखा, मुझे नजर आया ओहो हो आगे है गुड्स डिलीवर, लेकिन पहले रिसीवेबल तो बुक हो चुका है ना, ठीक है। लो जी, रिसीवेबल खत्म हो गया, रिसीवेबल खत्म है। अब जिस दिन गुड्स डिलीवर होनी है उस दिन रेवेन्यू बुक होना है, उसके अगेंस्ट डेबिट क्या होना है, वो जो लायबिलिटी हमने स्टैंड की हुई थी, ठीक है ना। सुकून से 15 जनवरी को क्या होगा जी, रेवेन्यू बुक होगा। कितने यूनिट्स का, 4000 यूनिट्स हैं, और इनको बुक ही कितने पर किया हुआ है हमने, वो देखो 215 पे जी, बोले। अब क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो हमने इतनी बनाई नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो इससे ज़्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 860 से डेबिट हो गई, ठीक है जी, डन, यू आर रैट। तो इसमें थोड़ा सा मसला यहां पे आता है आकर, जब रिसीवेबल बुक करते हैं अजीब सी कहानी बनती है। रिसीवेबल बुक किया, गुड्स डिलीवर नहीं हुई, क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ये वो वाली जो एंड पे रिवर्स की लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर हम पे पड़ गई। कैश आ गया, लायबिलिटी अभी भी स्टैंड कर रही है, रिसीवेबल खत्म हो गया, कैश रिसीव कर लिया, लायबिलिटी अभी पड़ी हुई है, तो अब क्या कर लें, इस लायबिलिटी को डेबिट करें और गुड्स डिलीवर करते हुए रेवेन्यू को क्रेडिट कर लें। अब तरतीब क्या बनी, रिट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट का केस है, हमने पहले जो सेल की थी वो फुल अमाउंट पे करनी है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि वो, हाँ हमें नहीं लगता कि वो आएगा, ठीक है। पूरी अमाउंट पे सेल बुक की, सेल बुक कर ली क्योंकि चीजें डिलीवर कर दी थी, पर कंडीशनल राइट था इसलिए रिसीवेबल। जब कंडीशन रिमूव हो गई तो इसको रिक्लासिफाई कर दिया, ठीक है, गुड्स पहले डिलीवर हुई पड़ी थी। अब कैश रिसीव हुआ तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, सही है। दूसरा ऑर्डर आया, उन्होंने कहा था जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन अनकंडीशनल राइट, हमने कहा हो रिसीवेबल तो बुक करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि गुड्स डिलीवर नहीं हुई तो लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमने स्टैंड कर ली, ठीक है। अब साथ ही हमने जिस दिन रिट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट वाला है ना, पीछे नजर उठाकर देख ली, हमने रेवेन्यू 250 से बुक किया हुआ, जबकि अब इनके ऊपर भी 35 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा पर यूनिट। तो हमने कहा चलो जी सेल को सही करो, क्या किया, सेल को सही, सेल को तो डेबिट करके सही कर दिया। अब यहाँ ऑप्शन ये था कि कैश क्रेडिट कर दें, वो नहीं कर सकते क्योंकि सवाल ने नहीं कहा था। दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम रिफंड लायबिलिटी बना लें, वो भी डबल एंट्री से ही काम बनेगा। तीसरा क्या था, बेहतर तरीका क्या था कि रिसीवेबल जो बुक किया है इसी को क्रेडिट कर दो, उसे कहो भाईजान आपको डिस्काउंट हमने दे दिया है, जब घर से आना तो इतने पैसे कम लेते आना। देने ही थे ना आपने हमें, ये 860 नहीं देने, अब आपने कितने पैसे देने अब हमें, हाँ नई वाली सेल 215 की है, पिछले वालों के भी 105 आपको छोड़ते हैं, घर से कैश कितना लेके आना ये ज़्यादा ईजी है, इसी को कर लेना, ठीक है। सेल सही हो गई, उसके बाद कैश फिर पहले आ गया, कोई मसला नहीं, कैश आ गया, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, और जिस दिन सेल करोगे उस दिन ये लायबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू को क्रेडिट कर दोगे, सेल को बुक कर लोगे, ठीक है। ये मुश्किल केस था, नेक्स्ट इज आसान वन इसमें डेट्स ज़रा सीधी रहेंगी, वो डेट अगर मैं इधर रख देता ना तो फिर सही रहना था, आप लोगों ने फिर बाद में फ्रॉड लगा दिया मुझे, ठीक है। क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, रिक्लासिफाई होकर रिसीवेबल और कैश, कहानी खत्म। फिर रिसीवेबल लेकिन साथ में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कैश आ गया और रिसीवेबल क्रेडिट, और यहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ और फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करना, ठीक है, सही है। इसको तरतीब में रखना, डेट वाइज तरतीब लगाना, मेरी तरह जुगाड़ ना लगा लेना नंबर 1 2 3 ऊपर नीचे करने वाला, गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट रिसीवेबल बुक करेंगे, पढ़ो इसको पढ़ो। 1 फरवरी 19 पर एक और कॉन्ट्रैक्ट किया 6 महीने का, ये भी बीटा के साथ, पुराना कस्टमर होगा, 250 पर यूनिट की टर्म्स हैं, और अगर बीटा परचेज करेगा 15,000 से ज़्यादा तो उसको रिट्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट देकर रिड्यूस कर देंगे उसकी प्राइस 215 पे। T's unconditional right to receive consideration would be established upon delivery of goods to बीटा, नॉर्मल केस, जब गुड्स डिलीवर कर देगा, ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर देगा, रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेगा,
और रिसीवेबल में। कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाला चक्कर ही कोई नहीं, ठीक है, सही है। अच्छा अगली बात, एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टी को लगता है कि बीटा विल मीट 15,000 यूनिट्स थ्रेशोल्ड फॉर द डिस्काउंट। अब जब उसको पहले दिन ही ये पता, चल एक मिनट, रिसीवेबल बुक किस दिन करेगा? ऑर्डर डेट 14 फरवरी को ऑर्डर दिया, आज नहीं, आज ऑर्डर डेट पे नहीं, वैसे कह रहा हूं आज ऑर्डर डेट पे नहीं, क्योंकि आज ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है। उसने तो कहा था पहले ऑर्डर पे लेट, उसके बाद हर दफा ऑर्डर पे ही रिसीवेबल बुक कर लेना। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या, हर बंदे का मुख्तलिफ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाईजान? अनकंडीशनल उस दिन जिस दिन चीजें पहुंचेंगी, चीजें पहुंच मेरी, आप रिसीवेबल बुक कर लेना। अब 14 फरवरी को तो उसने ऑर्डर दिया है, रिसीवेबल किस दिन बुक करें? जिस दिन गुड्स डिलीवर हो रही हैं, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जिस दिन हो रहा है 28 फरवरी को। फिर जी पेमेंट हो रही है 20 मार्च को, लेकिन गुड्स पहले डिलीवर हो रही हैं, तो सेल यानी डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी रेवेन्यू सेल ये बुक करेंगे किस दिन? जिस दिन 28 फरवरी को ही चीज़ें डिलीवर होंगी। और उसके बाद कैश आएगा तो कैश की एंट्री हो जाएगी 20 मार्च। पहला ऑर्डर हो गया। दूसरा ऑर्डर है वो 1 जून को हो रहा है, लेकिन ऑर्डर को हमने कुछ नहीं करना। इसके केस में ऑर्डर की डेट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। गुड्स डिलीवर होने की डेट जो है उसी दिन रिसीवेबल, उसी दिन रेवेन्यू। गुड्स डिलीवर हो रही है, रेवेन्यू उस दिन, और उसने कहा अनकंडीशनल इसी दिन एस्टेब्लिश होना है, तो रिसीवेबल भी उसी दिन। इसका मतलब रिसीवेबल बुक करेंगे इसमें जिस दिन चीज़ें डिलीवर करेंगे, और रेवेन्यू भी डिलीवरी के, यही डिलीवरी डेट है, तो रेवेन्यू भी इसी दिन, सेल भी इस दिन बुक करेंगे 15 जुलाई पे, ठीक है जी। और उसके बाद कैश रिसीव करेंगे 18 जुलाई को, तो कैश की एंट्री कर दें, ठीक है। अब ये सिंपल है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको यहीं पे कर लें, ये ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर था, क्या लिखें इसके ऊपर? पार्ट ए है, ठीक है, पार्ट ए, ये मेहरबानी है इसकी। अब पार्ट बी मैं यहां पे कर देता हूं। बच्चों ऑर्डर किस दिन आया है? ऑर्डर किस दिन आया है? 14 फरवरी को, लेकिन अनकंडीशनल राइट भी नहीं है और गुड्स भी डिलीवर कोई नहीं की हुई, इसलिए इस दिन कुछ भी नहीं करना। फिर गुड्स किस दिन डिलीवर हुई? 28 फरवरी को पहली एंट्री होगी, 2019 है जी। और इस दिन पैसे तो बाद में आने हैं ना, इस दिन अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो रहा है, तो रिसीवेबल डेबिट करना है और रेवेन्यू को क्रेडिट कर देना है। अच्छा, कितने यूनिट्स का ऑर्डर है जी? 10,000। ये तो देखना जी, रेवेन्यू कितना बुक कर लें? 10,000 के कितने रुपए के हिसाब से? क्यों 215? क्यों? हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये डिस्काउंट ले लेगा, इंटू ₹215 कितना आता है? 2,000। अच्छा 2150, ठीक है। अगली बात, उसको बिल कितने का बना के भेजेंगे? तो उसने भी सोच लिया होगा, ये हमारी सोच है, ये उसको नहीं पता। हमारी सोच के हिसाब से हमने रेवेन्यू तो वही बुक करना है, लेकिन उसको बिल के ऊपर क्या लिख कर भेजेंगे? क्योंकि अभी वो 15,000 के लेवल पे नहीं पहुंचा, उसको 15,000 पे पहुंचने के बाद ही 215 का यूनिट मिलना है, यानी रिसीवेबल। हमने उसको बिल जो भेजा वो कितने यूनिट्स का भेजा? 250 के हिसाब से, कितना? 2500। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है कितनी है? बैलेंसिंग कह दो, इसको मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इसको बैलेंसिंग निकाल लो, या और बड़े हो गए तो यूं भी कर सकते हो आप, चलो बैलेंसिंग ही निकाल लो। वैसे आपको पता है कि क्या है ये? 10,000 इंटू 35 रुपए है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी लिख लो। रिफंड लायबिलिटी इज छोटी टर्म जो कवर्ड है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के अंदर, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिख लो, एक जैसा ही चल रहा होता है काम, ठीक है। ये बात समझ आई? 10,000 यूनिट्स का रेवेन्यू 215 के हिसाब से क्यों बुक किया?
हमें 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 एक्सपेक्टेशन है, हमें उम्मीद है कि ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको बिल कितने का बना के भेजा होगा? 250 का, क्योंकि जब तक उसने 15,000 क्रॉस नहीं करने हमने बिल के ऊपर 215 नहीं लिखना, पागल है हम, ठीक है। लेकिन अपने जहन में सोचा हुआ था तो बिल उसको भेजा 250 का, लेकिन अपने जहन में 215 रखते हुए रेवेन्यू बुक करके बाकी अपने ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर ली रिफंड की। अब अगर ये 6 महीने के वक्त में नहीं आता तो जब 6 महीने पूरे होंगे ना, इस 350 को डेबिट करके उस दिन रेवेन्यू बुक कर लेना, और अगर वो आ जाता है तो रेवेन्यू को सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किधर गया सही करना? यही था, बोलो। ये एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। अगर वो आ जाता है तो एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, रेवेन्यू की एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बाद में देख लेते हैं करना क्या है, लेकिन रेवेन्यू को सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रेवेन्यू ऑलरेडी 215 पे। और अगर वो नहीं आता तो भाई जिस दिन नहीं आएगा, 6 महीने पूरे हो जाएंगे, उस दिन इस लायबिलिटी को डेबिट करके, रिफंड या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करके फिर रिसीव नहीं, रेवेन्यू को क्रेडिट कर लेंगे। 215 रुपये का रेवेन्यू बुक किया है क्योंकि हमें लगता है कि वो आ जाएगा, उसको रिफंड देना पड़ेगा इन पे भी, तो हमने इनको बुक ही कितने पे कर लिया? 200। 6 महीने गुजर गए, नहीं आया तो डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे ना, जो काम किया हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा है, ठहरो, अभी आ गया 28 फरवरी। उसके बाद इस बंदे ने गुड्स भी डिलीवर हो गई, रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब इस बंदे ने कैश पे कर दिया हमें 20 मार्च को। 20 मार्च को कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट कर लेंगे। हो गया कैश रिसीव किस दिन जी? 20 मार्च। तो कैश आया है और पूरा कैश उसने दिया होगा, कैश डेबिट और क्योंकि हमने सोचा क्या भाई एक बार 15,000 क्रॉस करोगे ना फिर डिस्काउंट मिलेगा। उसको बिल भी 250 का भेजा था, उसने पैसे भी 250 के हिसाब से भेजे, ठीक है। तो कितना आ गया जी? 2500 आ गया। और ये पहले ऑर्डर की कहानी खत्म। दूसरे ऑर्डर पे आते, दूसरे ऑर्डर पे आए। 15 जुलाई को गुड्स डिलीवर हो गई हैं। ऑर्डर डेट को छोड़ो, यकम जून को, 15 जुलाई को गुड्स डिलीवर हुई। इसी दिन रिसीवेबल बुक होना है और इसी दिन रेवेन्यू भी बुक होना है। कितने यूनिट्स का? 8,000 का। तो रेवेन्यू कितने का बुक होगा? 8,000 का। कितने रुपए के हिसाब से? और अब बिल कितने का बना के भेजे? हाँ, तो अब रिसीवेबल भी 215 और रेवेन्यू भी 215 के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। और जिस दिन कैश आएगा उस दिन से पहले एक छोटी सी एंट्री कर लेंगे। वो छोटी सी एंट्री क्या करनी है वो देख लेते हैं। पहले तो ज़रा मुझे बताओ किस दिन गुड्स डिलीवर हुई हैं जी? 15 जुलाई 2019 पर। तो जिस दिन गुड्स डिलीवर हो जाएं उस दिन रेवेन्यू बुक करना पड़ता है जी। ₹200, पहले यूनिट्स लिख रहे हैं सारे तो अभी जी। कितने यूनिट्स हैं? 8,000 यूनिट्स का ऑर्डर आया है और इसको 215 के हिसाब से हमने बुक करना है। और अब तो उसको भी पता है कि अब मुझे हर यूनिट, ये 8,000 में से हर यूनिट, पिछलों के तो पैसे उसने लेने ही है, ये तो बिल के ऊपर ही कहेगा भाईजान 215 लिखे। हमने बिल 250 का बनाया तो कहेगा ये क्या है? आपने तो कहा था कि 15,000 से ऊपर जाऊंगा तो डिस्काउंट मिलेगा। रिट्रोस्पेक्टिवली ये वालों का बिल भी सही करें और पिछले पैसे भी मुझे दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर रिसीवेबल भी 215 के हिसाब से ही रिकॉर्ड किया, ठीक है। 1720। उसके बाद अब पहले वाले का क्या करें? पहले वाले का क्या करें? ये जो रिसीवेबल बुक्ड था इसको वापस कर दें, कैश दे दें। कैश दे देते हैं। कैश उसने लिखा नहीं है कि हमने पे किया, तो जब तक कैश लिखेगा नहीं हम खुद से तो ये काम कर नहीं सकते। इसी दिन खड़े होकर हमें एक एडजस्टमेंट तो फिर भी करनी पड़ेगी। ये एडजस्टमेंट किसकी होगी? रिसीवेबल को कम कर लें, कैश रिसीवेबल को कम कर लें। कैश तो अब हमने जब वो वापस किया नहीं है, अब कितने से रिसीवेबल को कम करें यार? वो 10,000 यूनिट्स जो थे ना उनके ऊपर 35 रुपए के हिसाब से ये वाला, ये 350, ये जो लायबिलिटी हमने सोचा था कि ये लायबिलिटी है, इधर देखो, बल्कि तरतीब ये रखते हैं ज़्यादा अच्छी समझ आए। लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट उस दिन हमने रख ली थी अपने पास, 6 महीने में वो आ गया।
आ गया तो अब ये लायबिलिटी खत्म होगी, दे दो डिस्काउंट इसको, तो पहले से लायबिलिटी खत्म करो, ज़्यादा अच्छा समझ आए। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी कितने से। अब यहां पे आगे ऑप्शन सोच लेते हैं, कैश पे कर दें, कैश क्यों ना पे करें, सवाल ने नहीं कहा, तो दूसरा काम फिर क्या हो सकता है, अब रिफंड लायबिलिटी स्टैंड करके फिर उसे खत्म करो। उससे बेहतर क्या है, जो उसका रिसीवेबल है, आई के में स्लैश डाल के की थी एंट्री, मैंने आपको अर्ज किया, लेकिन आप रिसीवेबल को क्रेडिट कर दे, तो रिसीवेबल, ये जो आप रिसीवेबल स्टैंड किया ये क्रेडिट हो जाएगा। रिसीवेबल फ्रॉम बीटा ही है ना 350, और किस दिन तशरीफ लेके आए बीटा साहब, 18 जुलाई को वो पैसे लेकर घर से जब निकलेगा तो खुशी खुशी कितने लेकर निकलेगा, कैश खुशी खुशी कितना लेकर निकलेगा, 1720। ना ना ना, वो भी सियाना कहाँ है, वो तो पैसे 350 घर रख के ही आएगा। कितना, 1370 कैश डेबिट और 1370 से रिसीवेबल। रिसीवेबल पड़ा भी इतना ही है, जाके देख लें बेशक आप। ठीक है जी, ये तो इजी था, वो थोड़ा सा मुश्किल था। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन गुड्स डिलीवर हो गई थी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, जिस दिन कंडीशन पूरी हो गई, अनकंडीशनल बन गया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिक्लासीफाई कर लिया, रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट। जिस दिन पैसे आ गए, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, पहला ऑर्डर खत्म। जैसे ही दूसरा ऑर्डर आया, ओ डिस्काउंट एक्टिव हो गया, तो हमने दूसरे ऑर्डर को, और उसने ये भी कहा था कि ऑर्डर के दिन ही रिसीवेबल बुक कर लेना, तो रिसीवेबल बुक किया, लेकिन कितने से, 215 के हिसाब से। पर अब अगला मसला आ गया, गुड्स डिलीवर नहीं की हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी स्टैंड कर ली। फिर साथ ही पिछले ऑर्डर को देखा, कोई गलती तो नहीं है ना, है ना, 250 के हिसाब से रेवेन्यू बुक किया होगा, हमें उम्मीद थी कि नहीं आएगा, आ गया, तो रेवेन्यू गलत बुक हो गया, तो सही कर लो, तो रेवेन्यू डेबिट, और उसको जो अब उससे जो पैसे लेने हैं उसी को ही हमने फ़ोन करके कह दिया, यार अब अगली बार आना तो एडजस्टमेंट लेना, कैश अब लेने ना आ जाना, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, आओगे ना तो पैसे घर से कम लेके आना अगले ऑर्डर के, इसमें एडजस्ट कर लो। नॉर्मली करते भी ऐसे ही हैं हमारे सप्लायर्स, हमें कहते हैं यार आप नेक्स्ट परचेज में एडजस्ट कर लेना, यही होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कर लिया हमने। उसके बाद कैश पहले आ गया, रिसीवेबल तो खत्म हो गया, लेकिन गुड्स डिलीवर नहीं हुई थी। अब जब गुड्स डिलीवर हुई तो हमने रेवेन्यू क्रेडिट किया और लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स को डेबिट करके खत्म कर दिया। यहाँ पे नॉर्मल केस था, यहाँ पर उसने कहा था जिस दिन गुड्स डिलीवर करना अनकंडीशनल राइट होगा, तो जिस दिन गुड्स डिलीवर की रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। लेकिन एक मसला आ गया, यहाँ पे दूसरा मसला आ गया, हमने रेवेन्यू बुक करना है 215 के हिसाब से, क्योंकि हमें उम्मीद है कि वो आएगा, तो स्टैंडर्ड कहता था अंदाज़ा लगाओ जो रिसीव होने हैं उसी की एंट्री करो, बाद में अगर वो नहीं आता तो एडजस्टमेंट कर लेना। तो हमने रेवेन्यू 215 से बुक किया, लेकिन उसको बिल कितने का बना के भेजा है, 250, तो बाकी लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी, कुछ भी कह दें आप, वो क्रेडिट करके रख लेंगे। फिर कैश आ गया, तो कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। ये लायबिलिटी अभी तक आपकी किताबों में स्टैंड कर रही है, अनलेस के 6 महीने गुजर जाए और वो ना आए। अगर वो ना आया तो डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर लेंगे, और अगर वो आ गया तो इसको डेबिट करके कैश या रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसने अगला ऑर्डर दे दिया, वो आ गया, उसका अगला ऑर्डर आ गया, और डिलीवर की गुड्स हमने 15 जुलाई को, तो हमने रेवेन्यू बुक किया और रिसीवेबल बुक किया, और साथ ही हमने चेक किया पिछले ऑर्डर को देखकर सेल तो नहीं गलत हो गई। उन्होंने कहा नहीं सेल तो गलत नहीं हुई, लेकिन रिसीवेबल की एडजस्टमेंट ज़रूर कर लें। मैंने कहा अच्छा जी बिल्कुल कर लेते हैं, रिसीवेबल जो अब उससे है 1720 उसको डेबिट कर लेते हैं, और ये डिस्काउंट अब उसको दे दिया, तो 350 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। और जब कैश आ जाए तो जितना डेबिट करके रिसीवेबल कम कर चुके हो, कैश वो उतना ही लाएगा खुद भी। ठीक है, तो कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस अब करते हैं, ये समझ में आ गया तो बताएं। पास पेपर 11 का 2,
जी बेटा पढ़ें सवाल, पेज 517 पास पेपर 11 पार्ट 2। जी कुछ समझ में लगी बात? अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है फॉर द ईयर 30 जून 2021। करेक्टिंग एंट्रीज था, चलो तो गलती भी होगी फिर। ऑन यकम जनवरी 21 PML entered into 6-month contract with Beta to sell car B for 3.5 million per unit। कारें बेचेंगे उसको as per contract। If BL purchases more than 10 units during the contract, यानी कि 6 महीने contract period, the price will be retrospectively reduced to rupees 3.4 million per unit। ठीक है जी। At the inception of contract, PML concluded that BL will meet the threshold for the discount। तो वो फिर 3.4 के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा। आगे कहता है BL परचेज्ड 11th यूनिट ऑफ कार B ऑन 28 जून। ओए होए होए 11वां यूनिट लेने भी आ गया। फॉर विच ये तो गलती है शायद। BL has made payment of all units except 11th which will be settled in जुलाई 2021। ठीक है जी। अब कहता है यकम नवंबर पे उसने कार बेची है फॉर 5 मिलियन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। नहीं ऊपर वाल पढ़ने लगे हूँ। यकम जनवरी पर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है 6 मंथ का और उसने कहा है कि कार बी बेचूंगा तुम्हें 3.5 मिलियन की। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिखा हुआ है कि अगर वो ज़्यादा खरीदेगा 10 से तो उसको रिट्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट देंगे और इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे उसको लगता है कि ऐसा होगा भी सही। अब 10 कारें बिक गई हैं तभी तो वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है हमारे साथ, 11th की। अब 10 की कब बिकी, इकट्ठी बिकी, अलग अलग बिकी, ये नहीं पता। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से कैश नहीं भी था तो कैश आ गया होगा। खामोश है तो कैश अज्यूम कर लेते हैं ना। ठीक है। तो कैश डेबिट करेंगे 10 कारों का, उसको बिल कितना भेजेंगे हम। हालांकि 10 कारों का रेवेन्यू कितना बुक करेंगे। हमें लगता है कि वो आ जाएगा, तो इसका मतलब आज ही सेल 3.5 की बजाय 3.4। उसने कहा ये 3.4 तक ले जाएंगे, रिड्यूस टू 3.4 मिलियन। ठीक है। तो फिर 10 यूनिट्स का 10 कार्स का रेवेन्यू बुक करते हुए 3.4। ये एंट्री शायद रिक्वायर्ड भी ना हो। ठीक है। करेक्टिंग में शायद ये आ जाए, ये शायद ये हो चुकी हो। फिलहाल मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है कि कितनी कार्स किस दिन डिलीवर हुई, लेकिन ये पता है कि ये कार्स डिलीवर हुई हैं क्योंकि 11th कार हमारे ईयर में अगर डिलीवर हो रही है तो उससे पहले 10 हुई हैं तो 11th ही है ना। ठीक है। अब उसको बिल कितने का भेजा होगा, 3.5, यानी उससे कैश आना था या आ चुका होगा। खामोश है तो मैंने कहा आ चुका है, ये हमने पूरी अमाउंट से बुक कर लिया। तो 35 और ये 34। अब ये बराबर नहीं हो रहा, एक का क्या कर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बना लेनी है क्योंकि हमें उम्मीद है कि वो आएगा और हम उसको डिस्काउंट देंगे। बैलेंसिंग निकाल लें या 10 × 0.1 भी कर सकते हैं। ठीक है। ये तो कहानी थी ऐसे ही मेरे दिमाग के अंदर कि ये हुआ होगा, तभी तो वो कह रहा है होगा क्या, हुआ है, ये हुआ है क्योंकि वो कह रहा है कि ईयर एंड से थोड़ा सा पहले ही क्या हुआ है जी, 11वीं कार का ऑर्डर आ गया। तो इसका मतलब 10 भी तो हो चुकी हैं ना। सही है जी। पेमेंट भी जाहिर है वो कह रहा है रिसीवेबल, वही ना। चल जा यार तेरी मेहरबानी। अब ऑन यकम जनवरी ये हो गया एज पर कॉन्ट्रैक्ट, वो ज़्यादा ठीक है जी। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीएम कंक्लूडेड, ये वो आ जाएगा। BL परचेज 11th यूनिट ऑफ कार ऑन 28 जून। BL हैज़ मेड पेमेंट ऑफ ऑल एक्सेप्ट 11th
मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नहीं पता कि पहले रिसीवेबल था और फिर कैश आया या एक ही दिन हुआ। मुझे ये भी नहीं पता कि किस किस दिन ये 10 कारें गई, अलग अलग गई, इकट्ठी गई। मैं ये कह रहा हूँ कि बहरहाल ये हो चुका है, चाहे रिसीवेबल भी था तो अब कैश हो चुका है, क्योंकि उसने क्या कहा सिर्फ 11th के पैसे रहते हैं, तो पहले रिसीवेबल था भी तो अब कैश हो चुका हुआ है। तो मैंने इसलिए ये एंट्री कर ली दिमाग के अंदर कि जी ये काम हो चुका हुआ है। ठीक है, अब आती है हमारे सवाल की बारी। कहता है ऑन 28 जून 11th कार परचेज कर ली है बीएल ने। किस दिन? 28 जून पर 2021 पर बीएल ने 11वीं कार परचेज कर ली। जब परचेज कर ली तो ये डेट मैंने वैसे ही लिखी है, ज़रूरत तो नहीं थी, तो आप रिसीवेबल लिखूं डेटर लिखूं? रिसीवेबल लिख लूँ, वैसे कहीं लिखा नहीं होता, डेटर से आप ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं। रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट करना है। कितनी कार्स का, और अब कितने पर बुक करें? वो तो पहले 3.4 पे कर रहे थे। ठीक है जी, तो 3.4 की का रेवेन्यू क्रेडिट करके रिसीवेबल इधर देखो कितने का, हाँ इसके बिल के ऊपर भी वो 3.5 नहीं लिखवाने देगा आपको। ठीक है, तो 3.4 से रिसीवेबल डेबिट हो गया। ठीक है जी, अब फौरन पिछली सेल को मुड़कर देखना है, पिछली सेल गलत तो नहीं बुक हुई पड़ी? जी गलत हुई पड़ी है, गलत कोई नहीं हुई, लेकिन आपको उसको रिफंड तो देना पड़ेगा। रेवेन्यू तो हमने पहले ही एक्सपेक्टेशन की बेस पे सही बुक किया हुआ है, वो गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो हमने स्टैंड की थी कि हमने इसको डिस्काउंट देना है, वो दिन आ गया जिसका आपको इंतज़ार था। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को आपने ख़त्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो गई। और अगेन वही बात, कैश क्रेडिट कर नहीं सकते, आप रिसीवेबल को क्रेडिट कर लें। ये रिसीवेबल रेवेन्यू मिक्स तो नहीं हो रहे, डेटर लिख दूं, ये चलेगा काम? चल, अब ये तो मामला हो गया ख़त्म। अब वो कहता है कि बीएल ने सारी पेमेंट्स कर दी हैं, लेकिन 11वीं की पेमेंट जुलाई में होनी है, और हमारा ईयर एंड हो गया 30 जून पे। ठीक है, ये तो बात हो गई जी ओरिजिनल एंट्रीज की। अब से क्या गलतियां सरजद हुई हैं? वो कहता है बीएल परचेज 11th कार फॉर विच नो रेवेन्यू हैज़ बीन रिकॉर्डेड। फॉर विच, तो अगर रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड किया तो फिर ये वाला काम किसने किया उन्हें? लेकिन इसका मतलब इसके बारे में क्या लोगे? ये जो पहली एंट्री है जी, ये 11th का बस रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ, 11th का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो उसने तो अगला काम भी उसने नहीं किया हुआ। इसका मतलब पहली एंट्री जो थी वो कर चुका हुआ है, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट और रेवेन्यू क्रेडिट, और उसके बाद वाली का उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जिसके बारे में चुप है खामखा उसकी मुसीबत में नहीं पड़ना, वो सही हुआ होगा। अच्छा, अब रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है आपने। तो पहली एंट्री जो होनी थी वो हो चुकी है, कुछ ना करें। दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री नहीं हुई है तो वो जस्ट कर लें, रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 3.4 से, और अगली एंट्री है जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 1 से। एक क्वेश्चन और भी करवाना है, लेकिन तबीयत मेरी डाउन सी लग रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे फीवर है। हाँ मैं रेस्ट करता हूँ, एक सवाल आप कर लें, और एक चीज़ और पढ़ानी है, वो ज़रूरी समझ रहा हूँ, वो मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है बस इस टाइम ना ही होए, 2 दिन तो रह गए हैं। ये आपने होमवर्क में करना है, ज़रा पढ़ें 14 का, ये पूरा 14 आपका होमवर्क ही हो गया। यानी कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर आप मार्च 23 के अटैम्प्ट देते तो 9 नंबर का ये सवाल, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन एंट्रीज विदाउट डेट्स, पर आपको 9 नंबर मिल जाते, क्योंकि आपने एंट्रीज डेट्स पे कर लेनी थी। ठीक है, लेकिन कौन सी एंट्रीज करनी है? जर्नल एंट्रीज। 3 पार्ट कर लिया था, 1 और 2 आपका होमवर्क है। ज़रा पढ़ते हैं इनमें क्या है।
FL, a manufacturer of jahazes, has entered into following contracts during the year 31 December 22. On Yakam January 22, FL entered into a contract with Alpha to construct a cruise ship for 400 million to be delivered on 31 December 2023. अगले साल जाकर डिलीवर होनी है. The date on which control of ship would transfer to AL. As per contract, 90% of agreed amount will be paid immediately by AL and the balance will be paid on delivery. Till 31 December, only 40% of construction of ship was complete at a cost of 150. हो सकता है, पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है. ओके और आज वाला. On 1st April 22, FL entered into a contract with Beta Limited to sell 3 fishing boats for 50 million per boat. The amount was received on 1st April, but the boats were delivered on Yakam Mai. As per contract, if BL purchases more than 6 boats before 31 December, FL will retrospectively reduce the price to 48 million per boat. At the inception of contract, FL expected that BL would meet the threshold or the discount. इसका मतलब पहली बार ही वो सेल किस पे बुक करेगा? 48 पे. तो 50 मिलियन पर बोट है, लेकिन उसने क्या कहा है कि 48 मिलियन की बुक करो क्योंकि डिस्काउंट की उम्मीद रखते हो. अब वही पहली एंट्री हो गई. रिसीवेबल डेबिट कैश बिल के आने के 1 अप्रैल पे सेल किए हैं उसने 50 में. द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल. पैसे आ गए हैं जी. तो कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, लेकिन किस हिसाब से? 48 इंटू 3 बोर्ड से. बोलो 48 पे क्यों, 50 पे क्यों नहीं? क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो आएगा. अब उसको ऑफर क्या लगाई है, क्या कहा है उसको कहा है इफ BL परचेजेज मोर देन 6 बोट्स बिफोर 31 दिसंबर 2022. ऐसा ही है. अब ये बात जहन में रखते हुए 1 अप्रैल को इसने ये एंट्री पास की होनी है. कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट. डन. आगे कहता है ऑन Yakam November 22 BL purchased 2 additional on the same price of 50 per for which payment was made in January. अब इसकी एंट्री भी किससे होगी? 48 इंटू 2, क्योंकि उसने क्या कहा था 6 से ज़्यादा खरीदोगे तो, लेकिन उम्मीद उसको है कि वो खरीद जाएगा. पर अब मसला छोटा सा क्या होगा, यहाँ पे एंट्री हुई थी कैश की और यहाँ पे एंट्री होगी रिसीवेबल की. ठीक है ना? और एक मिनट किस दिन ये हुआ है? नवंबर के एंड, यकम नवंबर पे. अभी तक उसको ऐसा कोई शुबा नहीं लगा. उसको उम्मीद कहीं पे लिखी हुई है कि बदल गई है उसकी उम्मीद नहीं बदली है. मैं एंट्रीज सिखा रहा हूँ, डेट वाइज उसने एंट्रीज कहा है करो. ये नहीं ये एंड पे खड़े होकर इकट्ठी एंट्रीज कर रहे हो, कोई ये तो होना था, ये रिवर्स होना था. नहीं, डेट वाइज चलो. यकम अप्रैल को पहला ऑर्डर रिसीव किया, कैश भी साथ ही ले लिया. लगता है कि आएगा. 48 पे रेवेन्यू बुक किया. कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 48 इंटू 3. उसके बाद यकम नवंबर को दूसरा ऑर्डर आया, लेकिन 6 नहीं क्रॉस किया, 2 आए. 2 और बोट्स उसने खरीदी, लेकिन हमारी उम्मीद में तो कोई चेंज नहीं आया. तो यकम नवंबर को हम एंट्री करेंगे रेवेन्यू क्रेडिट 48 से. अब चूंकि कैश नहीं आया तो क्या एंट्री कर लेंगे? रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, लेकिन कितने से? 48 से. आगे कहता है Despite FL's expectation, no further orders were placed by BL till 31 December 22. Oh my God! इसका मतलब दोनों पिछली सेल्स तो सही थी, लेकिन रिफंड लायबिलिटी बुक कर ले मेरे ख्याल से. सेल तो सही थी ना, कि सेल गलत थी? सेल तो हमने पहले ही, और नहीं, उलट बात है. सेल बुक करनी थी 50 पे. असल में सेल सही बुक की, उस वक्त सेल सही बुक की, दूसरी सेल भी सही बुक की. जालिम आए ही नहीं, हमारी उम्मीदों में पानी फेर दिया. तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट की हुई थी दोनों सेल्स के मौके पर, उम्मीद रखते हुए कि डिस्काउंट देंगे. हम तो अच्छा सोच के बैठे थे. उस जालिम ने हमारी उम्मीदों में पानी फेर दिया. 31 दिसंबर तक नहीं आया तो हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वाली वो जो रिफंड की लायबिलिटी बनाई थी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, वो डेबिट करके और फिर इसको रेवेन्यू क्रेडिट कर लेते हैं. जो ये 5 बोट्स के ऊपर आपने 2-2 मिलियन कम, 10 मिलियन बनेगा ना टोटल में, तो 10 मिलियन का रेवेन्यू आप ईयर एंड पे बुक करके घर जाना. ठीक है? क्योंकि अब वो नहीं आया. अगर वो यकम जनवरी को आएगा भी तो आप कहोगे सॉरी सर अब डिस्काउंट मिलेगा आपको. ओके ठीक है, ये कर लोगे? रह क्या गया अगर इसमें करने वाला? ओ माय गॉड.
अच्छा जी, अब मैं 10-15 मिनट कोशिश करता हूँ एक कॉन्सेप्ट है वो आपको दे लूँ। एक कॉन्सेप्ट है डिस्टिंक्ट का, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप उस तरह से बना लीजिएगा ना, वो यकम अप्रैल को पेमेंट भी है, यकम अप्रैल को डिलीवरी भी है, ऐसा ही है ना। पहले ऑर्डर में, दूसरे ऑर्डर में यकम नवंबर को डिलीवरी तो है, लेकिन पेमेंट जो है वो हमारे ईयर में हुई नहीं, तो कैश नेक्स्ट ईयर में। तो इस तरह से आपने वो 3-3 डेट्स, इस सवाल में तो 2-2 डेट्स हैं बस, ठीक है। बस मेरा दिल ये है कि मैं ज़रा ये बात कर लूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो जाए। कल अगर मैं पढ़ा के भी आपको बुला लूँ ना, पढ़ा के कि पढ़ के आना, थोड़ी सी बात कर दूँ ना 5-7-8 मिनट, तो मैं ताकि आगे बात कर सकूँ, ठीक है ना। वरना बैटरी इस वक्त शदीद डाउन हो चुकी है, इसलिए आपने बस थोड़ा सा समझना है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट, बहुत भी, बल्कि बहुत से भी ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट। जी बेटा, बड़ी आसान सी बात है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लफ्ज़ डिस्टिंक्ट जो है ये बड़ा परेशान करेगा आपको आने वाले दिनों में, अगर आपने इसको सही से ना समझा तो। मुझे ज़रा कहीं से ढूंढ दो डिस्टिंक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है। पेज 428, जीते रहो बेटा, पेज 428। नहीं पुत्र, मैं लब लिया 434, मैंने लिख के लाया था, मुझे वो मोबाइल खोलने का दिल नहीं कर रहा था। 434, वो सफ़ा ही गायब हो गया। अच्छा, मैं इसको देख लूँगा, आप लोग नियत रखो, इसको तो मैं देख लूँगा, देख लूँगा मैं तुम्हें। ये अपना जलाल सन्स है, साथ ही है करीब यहाँ पे, या ये जो पैकेजेस के अंदर जाएं तो वो जो क्या है वो, नहीं वो जिसके अंदर वो सारा कुछ ही होता है, बड़े बड़े स्टोर जो होते हैं। हाँ, अल फतेह हो गया या कारफोर हो गया, ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये वन रूफ सब कुछ ही होता है इसमें, हवाई जहाज़ बस नहीं रखे होते उन्होंने, ठीक है। खाना पीना भी वहीं पे चल रहा है, बेकरी भी वहीं पे चल रही है, सब्ज़ी भी उधर ही है, गोश्त भी उधर ही है, ग्रॉसरी भी उधर ही है, लटरम पटरम सारा कुछ ही उनके पास पड़ा होता है, ठीक है ना। तो अब इनमें से किसी भी स्टोर पे आप जाए ना, तो मिसाल के तौर पे उनके नीचे वाली मंजिल पर जनरल स्टोर बना हुआ है, ठीक है जी। ऊपर वाली मंजिल पर उनकी बेकरी बनी हुई है, उससे ऊपर वाली मंजिल पर उनके वेजिटेबल एंड फ्रूट पड़ा हुआ है, ये एक स्टोर है। अब क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन ये है कि कब गुड्स को डिस्टिंक्ट कहेंगे। अब ये बुनियाद है आगे बहुत सारी चीज़ों की, इसलिए ये बुनियाद बनाना ज़रूरी है। हम दो सवाल करेंगे, क्या गुड्स अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग हैं, ऑन देयर ओन लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, अभी पढ़ाता हूँ, ऑन देयर ओन। दूसरा, क्या कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हैं। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें मिसाल से समझाता हूँ। सवाल कौन कौन से जी, क्या गुड्स ऑन देयर ओन यानी अपनी ज़ात के एतबार से, अपनी नेचर के एतबार से अलग अलग हैं, और दूसरा क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, क्या सेलर ने इनका कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि यूं कह, सेलर ने इनको कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग रखा हुआ है? क्या सेलर ने इनको कॉन्ट्रैक्ट के, ऐसे ही लिखा हुआ यहाँ पे, अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग रखा है, या सेलर इनको कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग बेच रहा है? यूं कर लें, बेच रहा है, ये बेच लिखा है मैंने, ये दूसरा सवाल हो गया। अगर इन दोनों का जवाब यस है तो गुड्स डिस्टिंक्ट हैं, वरना नहीं। लेकिन मैं इनको दोनों को अलग अलग समझाता हूं। मिसाल के तौर पे, आप बेकरी वाले के पास गए, उससे आपने कहा एक ब्रेड दे दो, 1 दर्जन अंडे दे दो, बल्कि पहले ऊपर गए, ऊपर से नीचे वापस आइएगा, ठीक है ना, ऐसे बार बार ऊपर नीचे जाए थक जाएंगे, इसको थका बैठा हूँ। वेजिटेबल फ्रूट वाले के पास गए, आपने कहा टमाटर दे दो, प्याज दे दो, आलू दे दो, बैंगन दे दो, वो सब्ज़ी वाले बन गए ना आप, सब्ज़ी आपने वहाँ से ख़रीद ली। नीचे आए तो बेकरी आई, वहाँ से आपने ब्रेड ले ली, वहाँ से आपने वो बेकरी आइटम ही है एक हिसाब से, वो पैटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, आपने वो ले ली, जो आपने इस बर्गर पैटीज़, जिससे आपने बर्गर बनाना है। नीचे आए और जनरल स्टोर से आपने मज़ीद जो थोड़ी बहुत कमी बेशी थी, कोई मसाला जात थे, केचप वगैरह ले लिया, कोई सॉसेजेस ले लिए, हर चीज़ मुख्तलिफ थी। और यहाँ पे काउंटर वाले भाई को आपने, जो बैठा हुआ था, ठीक है, इसको आपने बिल पे किया, तो बिल जो बनेगा उसके ऊपर यूँ लिखा होगा 1 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज, 1 किलो आलू, 2 ब्रेड्स, बर्गर पैटीज़ का 1 डिब्बा, ये अब इस तरह से लिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना, ये सॉस, फलां सॉस, जिमका सॉस, पता नहीं ढेर सारे सॉस, ये सारा कुछ आपने जो बिल के ऊपर लिखा हुआ है ये टोकरी में डाला और घर ले आए। घर ला के आपने इसका खुद बर्गर बनाया। मुझे बताओ, आपका और सेलर का ये जो स्टोर था, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसके अंदर ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं क्या? मिसाल के तौर पे ये जो टमाटर हैं या प्याज हैं, ये ऑन देयर ओन डिस्टिंक्ट हैं, ये डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। अगली बात, मिसाल क्या दी मैंने जी, प्याज टमाटर जो हैं ये क्या हैं जी, ये डिस्टिंक्ट हैं, अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग हैं। इसकी निशानी क्या होती है? हम इनसे ऑन देयर ओन फ़ायदा उठा सकते हैं। अलग से प्याज से फ़ायदा, अलग से टमाटर से फ़ायदा, वो काम है। अच्छा, अगली बात, क्या सेलर ने भी इनको अलग अलग करके बेचा है? बिल्कुल अलग अलग करके बेचा है। सेलर ने कोई इंटीग्रेशन सर्विस नहीं दी हुई, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग है, ठीक है। मिसाल नंबर 2, आप इस स्टोर पे नहीं गए, बल्कि आप हाउडीज़ पर चले गए। यही स्पेलिंग है हाउडीज़ के, हाउडेज, अच्छा, ए नहीं लिखा हुआ बीच में, हाउ आर यू नाउ डेज। तो आप इनके पास चले गए और इनको जाके आपने कहा कि मुझे टमाटर दे दो, प्याज दे दो, बर्गर पैटी दे दो, सॉसेजेस दे दो, बर्गर बन दे दो, ऐसा होगा। अब चीज़ें तो वही सारी थी, लेकिन चीज़ें ऑन देयर ओन तो शायद डिस्टिंक्ट थी। डिस्टिंक्ट की निशानी क्या है? ये अलग अलग फ़ायदा दे सकती हैं और इनको नॉर्मली अलग अलग लोग बेच भी रहे हैं। यानी हाउडीज़ वाले बर्गर के अंदर अगर वो बन डालते हैं तो वो बन आपको बाहर से भी मिल सकता है, साथ वाली दुकान से भी मिल सकता है। पैटीज़ पड़ी हैं तो आप खुद बना सकते हैं, आसपास से मिल सकता है। बात समझ आ रही है? लेकिन आपका और हाउडीज़ का कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि मुझे एक बर्गर चाहिए। एक और मिसाल आसान, आपने जनरल स्टोर से जाकर, इसी जनरल स्टोर से जाकर आपने कॉफ़ी ख़रीदी, दूध ख़रीदा, चीनी ख़रीदी, घर आके चाय आपने खुद बनाई। गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, चाय अलग, चीनी अलग, कॉफ़ी अलग, दूध अलग, सब चीज़ें अलग अलग है ना।
इसका मतलब ये चीज़ें ऑन देयर ओन डिस्टिंक्ट हैं, और सेलर ने भी इनको अलग अलग ही बेचा, तो ये गुड्स डिस्टिंक्ट कहलाएंगी, ठीक है ना। लेकिन आप कॉफ़ी शॉप पे चले गए, CTC पे चले गए, कॉफ़ी टी एंड कंपनी पे, वहाँ पे जाके आप बैठे, वहाँ पे आपने ऑर्डर किया मुझे एक कॉफ़ी दे दें। अब ये कॉफ़ी उन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी है, इसके अंदर कॉफ़ी बीन्स हैं, इसके अंदर चीनी है, इसके अंदर दूध है, इसके अंदर क्रीम है, लेकिन क्या उन्होंने आपसे इन चीज़ों का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किया? नहीं। तो बेसिकली क्या कर रहा है सेलर, ये कर रहा है इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है जी? इंटीग्रेटेड। वो बहुत सारी इनपुट्स को इंटीग्रेट करके एक कंबाइन आउटपुट आपके सामने पेश कर रहा है। बहुत सारे इनपुट्स को, टमाटर, प्याज, पैटीज, केचप, सॉसेजेस मिला जुलाकर एक कंबाइंड आउटपुट बर्गर आपको दिया जा रहा है। तो गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए हाउडीज़ वाला बर्गर एक ऑब्लिगेशन है, जबकि जनरल स्टोर वाले सामान के सारी ऑब्लिगेशंस अलग अलग थी। ये बेसिकली बुनियाद बनाई जा रही थी आपकी। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये रीड करके आनी है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2, 3, एक मिनट, ये भी हो सकती है 4 और 6, सिर्फ रीड करनी है। इन सब में आपको जो नज़र आएगा ये दो में से कोई एक सिचुएशन। पेज नंबर 436 पे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 1, 2, 3, सिर्फ रीड करनी है, छोटी छोटी। देख रहे हो जवाब भी उनका अंग्रेजी में लिखा हुआ है। पेज नंबर 435 से शुरू हो रही है, अंग्रेजी ऊपर ना पढ़ना, ये मैं खुद समझाऊंगा क्योंकि ये बात अभी पूरी नहीं हुई। ये देखो, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये स्टेप हमने शुरू किया आज। इसके अंदर गुड सर्विस डिस्टिंक्ट है या नहीं है ये समझाने लगा हूँ। ये समझने के लिए अभी आपको बहुत सारी बातें और भी समझनी है, लेकिन फिलहाल ज़रा चलें एक बुनियाद पड़ जाए। ये जो एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे ना, ये एग्जांपल 1, ऊपर वाली अंग्रेजी नहीं पढ़नी, सिर्फ मेरी बातों को याद रखते हैं। एग्जांपल 1, 2, 3, 4 पढ़ लेना, ये अभी नहीं पढ़ सकते आप, और 6 पढ़ लेना। इनमें आपको यही नज़र आएगा कि आपको बज़ाहिर डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज नज़र आएंगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्टिंक्ट नहीं हो रही होंगी। इस वजह से आप उनको एक कॉन्ट्रैक्ट और उसके अंदर कुछ अलग अलग ऑब्लिगेशंस बनाएंगे, या एक ऑब्लिगेशन भी बना रहे होंगे। ये अब आपने पढ़ के आना है। मैं इंशाल्लाह इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। ज़िंदगी ये तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।